अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। इसको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए जो भी इससे मुतासिर होता है उनके सिम्टम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 3 मेजर एरियाज में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, रिलेशनशिप बनाने में डिफ़िकल्टी होती है और स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर होता है। ऐसे बच्चे अगले के एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाते, इनकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, अगले के इमोशंस को नहीं समझ पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, सोशलाइज करने में इनको डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी ये अपने पेरेंट्स और स्ट्रेंजर्स में डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते, यानी कि अगर इनको कोई ज़रूरत है तो ये नहीं समझ पाएंगे कि इनको अपने पेरेंट्स के पास जाना है या स्ट्रेंजर्स के पास जाना है। स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर यानी एक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। कभी अपने हाथों को रोल करते रहेंगे, कभी एक अजीब सी मूवमेंट करते रहेंगे, कभी एक ही लफ्ज़ या सेंटेंस को बार बार रिपीट करते रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 59 में से एक बच्चा ऑटिज्म से मुतासिर होता है। लड़कियों के मुकाबले में लड़के इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की हेल्प ली जाए तो ऐसे बच्चे अपने सिम्टम्स को मैनेज करना सीख जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं। ऑटिज्म की करेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स को अगर देखें तो जैसे हमने पहले भी बात की कि ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी इसमें रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं और हर किसी के सिम्टम्स अगले से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऑटिज्म को अगर हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन में, या इनका रिपीटेटिव बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो इधर उधर देखने लग जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी बात सुनना नहीं चाह रहे। इनकी इडियोसिंक्रेटिक स्पीच पैटर्न होता है, यानी अनयूजुअल टोन, वॉल्यूम और स्पीड से ये बात करते हैं। कभी कभी ये वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करते हैं जिसको हम इकोलेलिया कहते हैं, या तो ये बहुत आर्टिस्टिक मैनर में बात करते हैं। इनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं और ये अपने इंटरेस्ट को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। इनके इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ये अगले की बात को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इनकी एक स्पेसिफिक रूटीन होती है और ये अपनी अपनी रूटीन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। मतलब अगर इनकी रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी सोशल डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। इनमें से बहुत से बच्चे बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं या कुछ बच्चों को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, या ये अगर दोस्ती करना भी चाहें तो इनको समझ नहीं आती है कि किस तरीके से दोस्ती करनी है। इनको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या अगर स्टार्ट कर लें तो उसको मेंटेन रखने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इनकी अगर वॉकिंग स्टाइल की बात करें तो ये अपने टोज़ पर वॉक करते हैं। हमेशा ये फिजिटिंग मोशंस में होंगे, जैसे कि फ्लैपिंग हैंड्स, अपने हाथों से को मूवमेंट करते रहेंगे, या अपने फीट को टैप करते रहेंगे, या अपने हेयर्स से खेलते रहेंगे। इसके अलावा इनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि इनकी सेंसेस साइट, टच या टेस्ट वगैरह या तो बहुत ओवर रिस्पॉन्सिव होंगी या बहुत ही अंडर रिस्पॉन्सिव होंगी, या तो ये हाइपो सेंसिटिव होंगे या ये हाइपर सेंसिटिव होंगे। जैसे कि कभी कभी ये स्पाइस की स्मेल पर अपनी नोज़ को पिंच कर लेंगे, या किसी एक स्पेसिफिक आवाज़ पर ये अपने कानों पर हाथ रख लेंगे, या किसी एक सर्टेन फूड को ये अवॉइड करेंगे उसके टेस्ट की वजह से। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म कॉज हो सकता है? इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के मुताबिक ऑटिज्म को कॉज करने में जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं। अगर फैमिली में रन कर रहा है ऑटिज्म तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे में ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशंस या फ्रेजाइल सिंड्रोम या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी चांसेस होते हैं कि ऑटिज्म कॉज हो सकता है। या अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है, लो बर्थ वेट है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हैं, कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म कॉज हो सकता है। ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए कोई मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, और इसको कंपेयर किया जाता है उनके एज ग्रुप के बच्चों से। इसके अलावा बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है उनके पेरेंट्स से और उसके केयर गिवर से।
लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ऑटिस्टिक बच्चों के सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सके और उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। आखिर में बात कर लेते हैं ऑटिज़म के ट्रीटमेंट पे। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बिहेवियर और कम्युनिकेशन थेरेपीज़। इसमें बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से उनको सोशल सिचुएशन में एक्ट करना है, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है। एजुकेशनल थेरेपीज़ में बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं और उनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने पर काम किया जाता है। फैमिली थेरेपीज़ में फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें ताकि उनकी सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जा सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के थ्रू बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। अगर बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी उनके लिए हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फिज़िकल थेरेपीज़ हेल्पफुल होती हैं उनकी मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।